लोगों को मजबूरी में जानते बूझते हुए भी गलत व्यक्ति को, गलत दल को वोट न करना पड़े, विकल्प के अभाव में वोट न करना पड़े, इसके लिए लोगों की मदद से एक नया दल, एक नया विकल्प बनाना। और तीसरा उद्देश्य ये था कि बिहार के विकास के लिए अगले 10 वर्ष में बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो, इसका ब्लूप्रिंट बनाना और बिहार के 8,500 पंचायतों का, इसको ध्यान रखें, बिहार के 8,500 पंचायतों का अलग अलग योजना बनाकर जनता के सामने रखना कि हर पंचायत की क्या समस्या है और उस पंचायत को अगले 10 वर्ष में विकसित बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास किया जा सकता है। हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे, हर पंचायत में बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था को कैसे सुधारा जाएगा और हर पंचायत में खेती को, जो बिहार में कमाने वाली खेती है, उसको कमाने वाला खेती कैसे बनाया जाएगा। ये 3 उद्देश्यों से हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया था। 2 अक्टूबर 2022 को मैंने गांधी आश्रम भितिहरवा पश्चिम चंपारण से चलना शुरू किया है और यात्रा के दौरान ये भी आपको बताया, ये ऐसी यात्रा है जिसका किलोमीटर निश्चित नहीं है, इसका दिन निश्चित नहीं है, इसका लक्ष्य निश्चित है कि पूरे बिहार में पैदल चल के जहां तक हो सके गांव-गांव जाकर इन 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक सकारात्मक और ईमानदार प्रयास किया जाए। अभी तक मैं करीब 60% बिहार ही घूम पाया हूँ। तो पहली सूचना आपको ये देनी है कि यात्रा अगले 1-1.5-2 वर्षों तक जैसे पहले चल रही थी वैसे ही आगे चलती रहेगी। जब जो बिहार की जनता को मैंने आश्वासन दिया है, दल बनने से या दूसरे उद्देश्यों के पूरा होने से यात्रा नहीं रुकने वाली है। 2 अक्टूबर जब दूसरा उद्देश्य जो इसका दल बनाने का था, उसकी परिणति 2 अक्टूबर को हो रही है। 2 अक्टूबर को दल बन रहा है, लेकिन यात्रा 2 अक्टूबर के बाद भी, अभी मैं सुपौल अररिया में हूँ, वो आगे चलता रहूंगा, चाहे उसके लिए 1 वर्ष लगे या 2 वर्ष लगे, यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी। दूसरे उद्देश्य को लेकर आपको ये सूचित करना चाहते हैं कि 2 अक्टूबर को अभी तक के प्रयासों के आधार पर, उसके परिणाम स्वरूप 2 अक्टूबर को बिहार में एक नए दल, नए विकल्प के तौर पर जन सुराज, एक नया राजनीतिक दल आपको देखने को मिलेगा। 2 अक्टूबर को आपको ये भी पता चलेगा कि इस दल का नेतृत्व किन लोगों के हाथ में होगा। 2 अक्टूबर को इस दल के नाम की, इसके संविधान की और इसके नेतृत्व की घोषणा जन सुराज से जुड़े हुए हजारों कार्यकर्ताओं, साथियों, इसके बनाने वालों के सामने, मीडिया बंधुओं के सामने इसकी घोषणा की जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, जन सुराज दल जब बन रहा है तो न मैं उसका नेता था, न मुझे उसका नेता बनना है। बिहार की जनता ने गांव-गांव में घूमकर जिन लोगों से हम मिले हैं, समाज को मत कर जिन लोगों को निकाला है, एक प्रयास किया है कि बिहार के सामने ऐसे लोगों का नेतृत्व दिया जाए जिसमें प्रशांत किशोर से जो आदमी बेहतर है, जिसकी काबिलियत, जिसका जज्बा, जिसका चरित्र, जिसकी ईमानदारी, जिसके अंदर बिहार को सुधारने का मादा हर उस व्यक्ति में जिसमें प्रशांत किशोर से ज्यादा है, वो आपको इसके नेतृत्व में दिखेगा। तो 2 दिन और अगर आप इंतजार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 अक्टूबर को जन सुराज की लीडरशिप काउंसिल में किन लोगों का चयन हुआ, किन लोगों को जनता ने बताया, और साथ ही पार्टी के अध्यक्ष की घोषणा भी 2 तारीख को की जाएगी। जो मैंने विकास की योजना जारी करने की बात कही है, हर पंचायत की योजना जारी करने की बात कही है, वो इसका तीसरा पड़ाव है, जो फरवरी या मार्च में, उस काम को फरवरी-मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा और पटना के गांधी मैदान से
आपके सामने, आपके माध्यम से जनता के सामने, बिहार की जनता के सामने बिहार के अगले 10 साल के विकास का, बिहार के हर पंचायत के विकास का मॉडल और पूरा खाका यहाँ पर रखा जाएगा, जिसमें हम सिर्फ आपको ये नहीं बताएंगे कि बिहार से पलायन रुक जाएगा, आपको ये भी बताया जाएगा कि वो पलायन को कैसे रोका जा सकता है, ताकि उस योजना को आप पढ़ें, उसको देखें, उस पर चर्चा करें, उस पर सवाल उठाएं, और अगर आपको उस योजना में विश्वसनीयता दिखे तभी उसको आप अपनाएं। तो ये फरवरी के अंत या मार्च के पहले हफ्ते में पटना गांधी मैदान में जन स्वराज का, बिहार को सुधारने का जो प्रयास है, जो अभियान है, जो योजना है, जिसको बनाने में बिहार की जनता के साथ साथ गांव से जो हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा की, उसके साथ साथ आपके जानकारी के लिए बता दूं कि देश के करीब देश विदेश में 200 से ज्यादा बड़े बड़े विशेषज्ञ, इनमें से ज्यादातर लोगों का नाता बिहार से है, वो चाहे अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है या देश के अन्य हिस्सों में है, ऐसे 200 से ज्यादा लोगों ने बिहार में होने वाले इस प्रयास में अपना योगदान देना स्वीकार किया है, और इस विजन डॉक्यूमेंट को, बिहार की योजना को बनाने में उन्होंने अपना योगदान दिया। तो आपकी उत्सुकता के लिए 3 बातें फिर से समराइज कर देता हूं। प्रशांत किशोर की 2 साल से चलने वाली पदयात्रा पहले की माफिक ही वापस वैसे ही चलती रहेगी। सुपौल और अररिया में मैं हूं और आगे वहां से किशनगंज जाऊंगा, उसके बाद कटिहार, फिर पूर्णिया, फिर भागलपुर, मुंगेर, जमुई होते हुए दक्षिण बिहार के इलाके को कवर किया जाएगा। दूसरी घोषणा ये है कि 2 अक्टूबर को जन स्वराज विधिवत तौर पर, औपचारिक तौर पर एक राजनीतिक दल के तौर पर उसकी घोषणा की जाएगी। 2 तारीख को दल के नेता, संविधान और नेतृत्व की भी घोषणा की जाएगी। उनसे आपको मुखातिब भी कराया जाएगा ताकि आप उनसे सवाल कर सकें, उनकी पृष्ठभूमि की जांच कर सके, और अगर उसमें कोई गलती व्यक्ति आ जाए तो बिल्कुल उस पर टीका टिप्पणी भी करे और हमसे सवाल भी उठाए। और तीसरा जो मैंने आपको बताया कि जब दल बन जाएगा, 6 महीने अभी हमको और लगेंगे, तो बिहार के विकास का जितने लोग सवाल उठा रहे हैं कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं, जन स्वराज वाले कह रहे हैं कि 1 साल में पलायन रोक देंगे, तो 1 साल में पलायन के रोकने का पूरा खाका बिहार की जनता के सामने रखा जाएगा कि उस पलायन को कैसे रोका जाएगा। अगर जन स्वराज में हम लोग कह रहे हैं कि 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे के लिए अगले 5 से 7 वर्षों में विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था बनाई जाएगी, बिहार को फिर से ज्ञान की भूमि के तौर पर स्थापित किया जाएगा, तो उसका पूरा योजना बनाकर आपके सामने जारी करेंगे। और अभी तक मेरा जो 2 साल का पदयात्रा का अनुभव रहा है और आगे की योजना के बारे में अब आपके जो सवाल है, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। आप स्वेच्छा से अगले 1 घंटे तक जो कुछ भी सवाल चाहे वो पूछ सकते हैं। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी तरफ बड़ा हुआ इंटेंशन लग रहा है, इसमें सच्चाई क्या है? मेरा झुकाव बिहार की जनता के प्रति, बिहार की जनता के प्रति झुकाव है, और बिहार में 18-19% मुसलमान भी रहते हैं, तो मेरा 1/5वां हिस्सा 20% झुकाव मुसलमानों के लिए भी है। अगर जन स्वराज में 100 लोग अगर आकर इसको साथ में बना रहे हैं, तो उसमें 20% मुसलमान की भी भागीदारी, हिस्सेदारी होनी चाहिए। उसमें 35% अति पिछड़ों की भी भागीदारी होनी चाहिए। 19% उसमें दलित भी होने चाहिए। 15%, 14% सवर्ण भी होने चाहिए। 15% यादव समाज के लोगों का भी भागीदारी होगी, और बाकी जो समाज है उनकी भी। हम लोगों ने ये कहा है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी। तो पत्रकारों ने ये समझ लिया कि ये तो पहले से जो दल कह रहे हैं वही बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं। नहीं, आप इस बात को समझ लीजिए। जन स्वराज में जगह पाने का एक और एकमात्र क्राइटेरिया है काबिलियत। बिना काबिलियत के आप जन स्वराज में कोई जिम्मेवारी की जगह नहीं पा सकते हैं। लेकिन अगर जगह है 100
और 1000 आदमी काबिल है, तो कैसे उन 100 का बंटवारा होगा? उसके लिए मैंने कहा कि हर काबिल आदमी किसी न किसी जाति या समाज का है और हर समाज में काबिल आदमी है। तो जन सुराज का ये प्रयास है कि हर समाज के काबिल आदमी को ढूंढ कर निकाला जाए और उस समाज की जितनी संख्या है उस समाज के उतने काबिल लोगों को जन सुराज में शामिल किया जाए। तो जो जन सुराज की लीडरशिप काउंसिल बनी है, जिसकी घोषणा 2 तारीख को होगी, उसमें आपको दिखेगा कि 20 लोगों की अगर काउंसिल है तो 5 लोग उसमें आपको मुसलमान दिख सकते हैं। लेकिन वो इसलिए नहीं 5 होंगे कि वो 5 मुसलमान हैं, वो इसलिए होंगे कि वो 5 सबसे काबिल व्यक्ति हैं जो मुसलमान भी हैं। उसमें 5 दलित समाज के लोग भी होंगे, लेकिन वो इसलिए नहीं होंगे कि वो दलित समाज के हैं, वो इसलिए हैं कि वो बिहार के सबसे काबिल चरित्रवान लोग हैं जिनको समाज ने चुना है, जो दलित भी है। उसमें 15% लोग यादव समाज के भी होंगे। वो इसलिए नहीं होंगे कि वो यादव है, वो इसलिए होंगे कि वो यादव समाज को बिहार के सबसे काबिल यादव समाज के लोग हैं। और यही तो 2 बरस से हमारा आपको यह वादा है, बिहार की जनता को जो हमने वादा किया है कि ईमानदारी और शुद्धता में कमी नहीं आएगी। बाकी आप हमसे कुछ भी गलती हो सकती है, इस प्रयास के ईमानदारी और शुद्धता में कमी नहीं आएगी। और उसका पहला पैमाना, पहला कसौटी था कि मैं पैदल चल रहा हूं कि नहीं। आप में से कई लोगों ने कहा कि पैदल चलने से क्या होता है, प्रशांत किशोर तो बिजनेसमैन है, कितना दिन चलेगा। लेकिन मेरा बड़ा से बड़ा विरोधी भी ये नहीं कह सकता है कि 2 साल से मैंने ईमानदारी से अपना चलना पूरा किया है कि नहीं। गांव में ही रहे हैं, गांव में चले हैं। और इसी बिहार में जहां मुखिया बन जाने के बाद भी आदमी कहने लगता है कि हमको बहुत हमारे जान पर खतरा है, बिहार में जान का खतरा है, बिना बाहुबल के राजनीति नहीं कर सकते हैं। आप में से जिन लोगों ने भी जन सुराज की यात्रा देखी है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, लेकिन इसमें एक सिपाही और हवलदार ना पहले दिन था, ना आज है, ना आगे होगा। मैं गांव के सरेहों में ही सोया हूं और आज तक ये बिहार की जनता की काबिलियत है, उसका कैरेक्टर है कि मैं आपको कैमरे पर बता रहा हूं। चाहे जिस किसी समाज के गांव में मैं गया हूं, मुझे लोगों ने उतना ही सम्मान दिया है, प्यार दिया है। मुझे किसी कुत्ते ने भी नहीं काटा है आज तक। 2 वर्ष से हम लोग पैदल चल रहे हैं। तो जितने लोग कहते हैं कि राजनीति के लिए बाहुबल चाहिए, तो हम लोगों ने ये करके दिखाया है कि बिहार में आपको राजनीति करने के लिए बाहुबल नहीं चाहिए। दूसरी कसौटी इसकी ये होगी कि मैंने कहा था कि मैं इसका नेता नहीं बनूंगा। लोगों ने कहा अरे अभी तो कह न रहे, देखिएगा यही बनेंगे। तो 2 तारीख को आपको दिखेगा कि प्रशांत किशोर जब तक पदयात्रा जो कर रहे थे वही वापस 2 के बाद भी करते नजर आएंगे। 2 तारीख को नया नेतृत्व बिहार से घोषित कर देंगे। तीसरा मैंने ये कहा था कि जिस आदमी को भी इसका नेतृत्व चुन कर देंगे, वो आदमी प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी होगा। तो आप जिनको हम बना रहे हैं, आप देखिएगा, वो आदमी प्रशांत किशोर से ज्यादा विद्वान और होशियार कैरेक्टर वाला होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। उस कसौटी पर आप लोग कसिए 2 तारीख को। और फिर जब यहाँ का एजेंडा जारी करेंगे मार्च में, तो आप सारे विद्वान लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि 2 महीना तक जिसको भी जिस विषय की जानकारी है, आप पूरी तरीके से उस बात का अध्ययन करके सवाल कीजिए कि क्या 1 वर्ष में बिहार में पलायन रोकने का वादा पूरा किया जा सकता है कि नहीं। कोई बात बिना जांचे परखे नहीं करना, हमारे कहने पर नहीं, हमारी कथनी पर नहीं, हमारी करनी पर आपको भरोसा करना है। अगर उस करनी के द्वारा हम आपका विश्वास अर्जित कर पा रहे हैं, तो बात को का समर्थन कीजिए। अगर हमारे कथनी और करनी में फर्क है, तो मैं आपको सामने से कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा मेरा बकिया उधेड़ी है। ये प्रसाद जी, एक और चीज, 1 मिनट। किसी ने यहाँ कहा कि प्रशांत किशोर एसी वाला टेंट लगा कर चलते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने टेंट में इसलिए रखा है कि इसी टेंटों में हम लोग 2 साल से रह रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ आप ये प्रेस वार्ता के बाद
इस टेंट का मुआयना भी कीजिए और बिहार में जो भी अपने को जमीनी नेता मांगता है, मैं उसको चुनौती दे रहा हूं कि इसमें 7 दिन रहकर पैदल चल के दिखाओ, तब बताते हैं कि तुम्हारा कितना कैरेक्टर है और कितना जमीन पर काम कर सकते हैं। इस कैंप का वीडियो बनाकर जारी कीजिए और खुली चुनौती दे रहा हूं कि इस कैंप में 7 दिन रहिए। जिसको ये 5 स्टार दिख रहा है, आप सब साथी यहाँ बैठे हैं, बढ़िया मौसम है बाहर, 15 मिनट में पसीना छूट रहा है। इसी टेंट में हम लोगों ने जाड़ा भी काटा है, बरसात भी देखा है, और मैं अकेले नहीं हूँ। 2500 बिहार के बच्चे, 2500 बिहार के बच्चे ऐसे 20 कैंपों में बिहार में रह रहे हैं, इसी कठिन परिस्थिति में रह रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं। और हम लोगों ने 50 बच्चों के साथ शुरू किया था, आज 2500 पदयात्री, उनका प्रयास, उनका परिश्रम, उन पदयात्रियों का संकल्प प्रशांत किशोर से ज्यादा है, क्योंकि प्रशांत किशोर तो फिर भी मीडिया में आ रहे हैं, बोल रहे हैं, उन बच्चों को आप देख नहीं रहे। वो बच्चे नेमलेस हैं, फेसलेस हैं। 2500 बच्चे अपना घर परिवार छोड़कर रात दिन इन कैंपों में रह रहे हैं, और नेता यहाँ पटना में बैठ के कहता है प्रशांत किशोर एसी के टेंट में रहता है। जरा आके रह के देखो, 5 दिन यात्रा शुरू किया था सब जब यहाँ के नेताओं ने, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। ये प्रशांत जी, ये प्रशांत जी राजनीतिक रणनीतिकार सलाहकार से आप बिहार की बात किए, उसके बाद जन स्वराज अभियान आपने चलाया, तो आप बता रहे हैं कि नेतृत्व किसी और को सौंपेंगे, तो वैसी स्थिति में प्रशांत किशोर की जन स्वराज में आगे क्या भूमिका रहेगी, किस तौर पर वो जाने जाएंगे? प्रशांत किशोर की भूमिका रहेगी बिहार के समाज को जगाने का, समझाने का, क्योंकि प्रशांत किशोर की सोच ये है, जो कि गांधी की सोच से प्रेरित है, कि अगर राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन लाना है तो बिना समाज में हस्तक्षेप किए हुए, समाज के स्तर पर काम किए बगैर आप राजनीति को और व्यवस्था को नहीं सुधार सकते। ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर कहीं जा रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आप लोग सवाल क्या पूछते हैं? बात तो अच्छी है, प्रयास तो अच्छा है, समाज मानेगा तब न, जाति टूटेगा तब न। तो सबसे बड़ी चुनौती जो है समाज को मनाने समझाने की, वो चुनौती, वो काम प्रशांत किशोर के कंधे पर है। लेकिन अगर समाज मान जाए तो उसके सामने अच्छे व्यक्तियों का विकल्प हो, वो भी जरूरी है। अच्छे व्यक्तियों का विकल्प हम आपको सामने दे रहे हैं, लेकिन समाज को जगाने का, समझाने का जो काम है, दुरूह काम है, वो काम प्रशांत किशोर का है, और उसी भूमिका में हम आगे भी रहेंगे। देखिए, एक अंतिम बात इस पर कहती है, गांधी जी, महात्मा गांधी देश में कांग्रेस में सिर्फ एक ही बार जीवन में अध्यक्ष बने। गांधी जी जीवन भर कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि गांधी जी का कांग्रेस पर प्रभाव नहीं था। ऐसा नहीं है कि गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और जब अध्यक्ष नहीं रहे तो कांग्रेस और आजादी की लड़ाई छोड़कर दूसरे के हवाले करके चले गए। उन्होंने लेकिन ये जरूरी है कि सिर्फ एक आदमी से नहीं होगा, और प्रशांत किशोर बिहार का एकमात्र काबिल आदमी नहीं है। इस मूल भावना जन स्वराज की यही है कि पिछले 30 वर्ष में सिर्फ 1200 परिवार के लोगों ने बिहार की राजनीति को कब्जा कर रखा है। 3.5 करोड़ परिवार बिहार में रहते हैं। तो जन स्वराज का ये अभियान है, जहां ये हम बता रहे हैं कि आप गरीब हैं, अमीर हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, दलित हैं, पैसा नहीं है, आपके पिताजी विधायक मंत्री नहीं है, आप उसका चिंता मत कीजिए। अगर आपके पास जज्बा है, बिहार को सुधारने की इच्छा है, सपना है, तो आइए इस व्यवस्था से जुड़िए। पैसे का चिंता, चुनाव लड़ने लड़ाने रणनीति का चिंता प्रशांत किशोर और जन स्वराज पर छोड़िए। हमने ये कहा है, लोग कह रहा है कि कैसे, किस आधार पर कह रहे हैं कि गरीब से गरीब आदमी को पैसा देकर लड़ाएंगे। मेरे भाई, गरीब को पैसा देकर लड़ाने की बात कह रहे हैं तो आपको गलत लग रहा है, और आप पैसा लेकर चुनाव लड़ाते हैं तो आप सही अपने को बता रहे हैं। तो हम बिहार की जनता को छोड़ते हैं कि किसका विकल्प सही है। जो लोग पैसा लेकर टिकट देते हैं, चुनाव लड़ाते हैं, उनका विकल्प अच्छा है कि जन स्वराज, जो कि कह रहा है कि गरीब से गरीब आदमी भी ईमानदार है तो उसको लड़ाने का खर्चा समाज से जमा करके जन स्वराज देगा, ताकि किसी नेता को
वोट खरीदने के लिए ये पैसा न खर्च करना पड़े। किसी नेता के पास ये कहने का आधार न हो कि हमने चुनाव में 5 करोड़ रुपया खर्चा किया इसलिए हम चोरी करेंगे, इसलिए हमको ठेका चाहिए। इसलिए जन सुराज में घोषणा है कि आपको गाड़ी नहीं अपना लगाना है। हमारी गाड़ियां चल रही है जन सुराज की, लोग कह रहे हैं इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। गाड़ियां इसलिए चल रही है कि आप समाज से पैसा वसूली मत करो, गाड़ी हम दे रहे हैं तुम काम करो। अगर आप खेत में मजदूर हैं, अति पिछड़ा समाज के हैं, दलित हैं, सवर्ण समाज के हैं, गरीब हैं, आपके पास क्षमता है, आप राजनीति नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। आपको घर में मजदूरी करनी है, अपने बच्चों का पेट पालना है, आप में क्षमता ज्यादा है लेकिन आप राजनीति नहीं कर सकते। जन सुराज का राज तुम राजनीति करना चाहते हो, हम साधन देते हैं, राजनीति करो ताकि ये परिवारों का दबदबा खत्म हो। धर्म के आधार पर, जात के आधार पर जो लोग ठेकेदारी कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं, इनका वर्चस्व खत्म किया जाए। प्रशांत जी, आप अच्छे वक्ता हैं, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हम लोग देख रहे हैं, प्रोत्साहन में है। खेती के बाद हमें लगता है कि आप कुछ कीजिएगा बिहार में। ये बताइए नीतीश जी में क्या खूबी और खराबी हो गई जो आप लोग कुछ छोड़ दिए, और अभी तो लाए थे उसको? नहीं, नीतीश जी को हम नहीं लाए थे। नीतीश जी को 2005 में बिहार की जनता लेकर आई थी। आपका ये सवाल ठीक है कि जिस बिहार में हमने नारा दिया बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो, आज हम उनके विरोध में क्यों खड़े? ये जायज सवाल है। 2000 जहां बैठे हुए हर व्यक्ति और आपके जरिए बिहार की जनता को ये बताना चाहते हैं कि 2014 के नीतीश कुमार और 2024 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 2014 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, उसकी छवि बिहार में सुशासन बाबू की है, ऐसे प्रशासक की है जो बिहार को सुधारने के लिए प्रयास कर रहा है। बिहार बहुत अच्छा नहीं हुआ था लेकिन सुधार की एक प्रक्रिया शुरू हुई थी, लोगों का एक विश्वास बनना शुरू हुआ था कि बिहार में भी शायद सुधार हो जाए। आज जिस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूँ वो नीतीश कुमार है जिसके लिए गांव-गांव में लोग कह रहा है कि भैया बिहार में लालू का जंगल राज, अपराधियों का जंगल राज देखे थे, ये नीतीश का जो राज है ये अधिकारियों का जंगल राज। यहाँ बैठा हुआ हर पत्रकार जानता है कि ये पूरी व्यवस्था, पूरा सरकार चंद अधिकारी, कोई विधायक मंत्री भी नहीं चला रहा है। आपको कैमरे पर कह रहे हैं, कोई विधायक मंत्री नहीं चला रहा है, चंद अधिकारी, वो भी सेवानिवृत्त अधिकारी सलाहकार बनकर बैठ गए और पूरे 13 करोड़ लोगों के भाग्य विधाता बनकर बैठ गए। ना वो उनका नौकरी है, नौकरी से रिटायर हो चुके, जनता ने उनको चुना नहीं है और पूरे बिहार को 4 अधिकारी मिलकर चला रहे हैं। नाम आपको पता है, नाम लेकर हम उनको ग्लोरीफाइड नहीं कर रहे, लेकिन आपके जरिए जरूर बताना चाह रहे हैं कि 13 करोड़ बिहार के लोगों का भविष्य सेवानिवृत्त 4 अधिकारी मिलकर नहीं तय कर सकते हैं। बिहार की जनता को इतना मूर्ख मत समझिए, चुनाव आने दीजिए, कोई नहीं बचने वाला। प्रशांत जी, एक सवाल है प्रशांत जी, अरे सुन लीजिए, आप, मैंने एक पहलू बताया, तो उस प्रशासक का मैं विरोध कर रहा हूं जिसने पूरे बिहार की जनता का भविष्य 4 सेवानिवृत्त अधिकारियों के हाथ में कर छोड़ दिया है। जिस नीतीश कुमार की 2014 में मैंने मदद की थी उसमें राजनीतिक मोरालिटी थी। नीतीश कुमार गैसल पश्चिम बंगाल में, आप में से कुछ लोगों को याद होगा, एक रेल दुर्घटना हुई थी। नीतीश बाबू तब रेल मंत्री थे, 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। नीतीश कुमार ने रेल मंत्री पद से वाजपेयी की सरकार में इस्तीफा दिया था, मैंने उस नीतीश कुमार की मदद की थी। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं वो नीतीश कुमार है कि कोरोना के काल में हजारों लोग मर गए, उनकी मृत्यु हो गई, लाखों बच्चे, पूरे कोरोना से पूरे देश में संकट आया, लेकिन जितना कष्ट बिहार के लोगों को हुआ उतना कष्ट किसी को नहीं हुआ। लाखों बच्चे बिहार के रोड पर मारे फिर रहे थे और आपको मालूम है नीतीश कुमार बंगले से नहीं निकले, इसलिए नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। तीसरा, नीतीश कुमार का इसलिए विरोध कर रहे हैं, 2015 में 14 में नीतीश कुमार चुनाव नहीं हारे थे, लोकसभा में उनके दल को चुनाव लोगों ने हराया था, उनके दल को 2 MP मिला था। नीतीश कुमार के पास 117 विधायक थे, उनको बहुमत था, फिर भी उन्होंने पद छोड़कर मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था कि भाई जनता का विश्वास हम पर नहीं है तो दूसरे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए।
आज उस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं वो नीतीश कुमार है जो चुनाव हार गया है। 243 के विधानसभा में 42 विधायक जीता है इस आदमी का। और कभी लालटेन पर लटक कर, कभी कमल पर बैठकर ये आदमी राज कर रहा है। जिस दिन परिणाम आपके सामने खुलासा कर रहे हैं, जिस दिन 2020 का चुनाव का परिणाम आया, नीतीश कुमार अपना फोन का रिकॉर्ड जारी करे, कम से कम 3-4 बार हमसे बात किया। इस शख्स ने 3-4 बार हमसे बात किया। हमने इनको सलाह दिया कि आपको 42 विधायक आया है, मत बनिए मुख्यमंत्री, ये जनता के आदेश का उल्लंघन होगा। 6 बजे तक आप लोगों को भी जानकारी होगा, शाम में 6 बजे तक कहते रहे नहीं बनेंगे, 6:30 बजे फिर वही जाकर मुख्यमंत्री बन गए। इस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं। तो अच्छे प्रशासक का समर्थन किया था, नैतिकता वाले राजनेता का समर्थन किया था, बिहार को सुधारने वाले व्यक्ति का समर्थन किया था। जिसका विरोध कर रहा हूँ वो उसका विरोध है जो कि जिसकी एक ही प्राथमिकता बची है, किसी भी तरीके से फेविकॉल लगाकर कुर्सी पर बैठे रहो, बिहार का जनता का जो होता है होने दो। आपने कहा कि आपका जो मुकाबला है वो एनडीए से है, आरजेडी को आप कोई मुकाबला नहीं मानते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं आपका ये बयान आप पर बैकफायर भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक खास वोट बैंक पर आपकी भी नजर है अगर इस स्टेटमेंट को हम देखें तो? नहीं, आप ये भाई इसके लिए कोई आपको बहुत ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। आप 2005 से जब से एनडीए बना है उसके बाद से आरजेडी की कोई ताकत रही नहीं है। 2005 से आप आगे का इलेक्शन का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए तो आरजेडी को कभी, आरजेडी या उनके द्वारा बनाए गए गठबंधन को कभी जीत नहीं मिली है। महागठबंधन का एक अपवाद छोड़ दिए जिसमें हम लोगों ने मदद की थी, उसमें भी आरजेडी जूनियर पार्टनर ही था। नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, आरजेडी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया था। और अभी का लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, इस लोकसभा चुनाव में 176 विधानसभा में भाजपा और एनडीए को बढ़त है। तो हमारा अगर मुकाबला है तो जो 176 में आगे है उससे मुकाबला होगा कि जो 50 सीट में आगे है उससे मुकाबला होगा। तो ये तो हमारे आकलन का विषय नहीं है, ये तो फैक्ट है। किसने कह दिया आपको? भाई ऐसा है, अब अपने हिसाब से कहिएगा लोकसभा में कितना सीट है आरजेडी को? 2014 में आरजेडी को 5 से कम सीट था, 2014 में 0 सीट था, 2019 में 4 सीट मिला। और आप लोग बता रहे हैं बाप रे कितना बड़ा दल है आरजेडी। आरजेडी, एक बात ध्यान रखिए आप लोग, आरजेडी अपने दम पर, लालू जी से बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन लालू जी अपने दम पर बिहार जीवन में सिर्फ एक ही बार जीते हैं, एक ही बार जीते। दोबारा बिहार की जनता ने लालू जी को बहुमत नहीं दिया है। तो एक बड़ा दल का ढोंगा बिहार के दूसरे कोने में जाकर बताइएगा, हमको मत समझाइए। कितना उनको दम है वो हमको मालूम है। और वो दम का आधार क्या है? दम का आधार यह है 18% मुसलमान, जिसको आप 20 बरस से डरा रहे हैं कि अगर हमको वोट नहीं दोगे तो भाजपा आ जाएगी। आपने मुसलमानों के लिए किया कुछ नहीं, उसको भागीदारी नहीं दी, उसको हिस्सेदारी नहीं दी, उनके बच्चों के पढ़ाई की चिंता नहीं की, उनको लालटेन में किरासन तेल बनाकर जला रहे हो, रोशनी अपने घर में कर रहे हो। उसको अगर हटा दीजिएगा तो कितने लोग बिहार के हैं जो आरजेडी के समर्थन में? आप बता दीजिए, आपको ज्यादा जानकारी है। जी 25 साल से जो वोटर जहाँ है वही चिपका हुआ, या तो वो लालू जी को वोट दे रहा है या फिर नीतीश जी को या भाजपा को। जातीय कीचड़ में फंसा हुआ इस बिहार को, आपको लगता है कि इस जाति के? अब देखिए, आप ही के बयान को दोहरा देते हैं। आपने कहा कि 25 बरस से बिहार का वोटर एक ही जगह चिपका हुआ है। अब आंकड़ों से बिल्कुल ये उलट बात आप कह रहे हैं। 2014 से पहले भाजपा यहाँ पर कोई उसका वजूद नहीं था। 14 में भाजपा नीतीश कुमार से अलग हटकर अपना गठबंधन बनाकर 30 से ज्यादा एमपी जीत गया। तो कैसे वोटर चिपका हुआ? 84 में
इसी बिहार की जनता ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिया। 89 में जनता दल को जिताया, 95 में लालू यादव को जिताया, 2000 के बाद लालू जी और किसी को गठबंधन नहीं दिया, 2014 में मोदी को जिताया, 2019 में 40 में 39 सांसद एनडीए को जिता दिया, इस बार फिर 30 दिया है। और आप कह रहे हैं कि भाजपा वोटर कीचड़ में फंसा हुआ है। अगर कीचड़ में फंसा होता तो लालू जी कांग्रेस 84 के बाद से यहाँ 0 पर कैसे आ जाती? लालू जी 54 में 53 एमपी जीतने वाले 0 पर कैसे आ गए? नीतीश कुमार 25 एमपी के को 2 एमपी पर कैसे जनता ने उतार दिया? आप एक मिनट, अरे आइए आपकी बात पर आ रहे हैं। पहले तो अपना जानकारी ठीक कर लीजिए कि बिहार में स्टैटिक है, ये ऊपर से चीजें स्थिर दिखती हैं। समंदर को दूर से देखिएगा तो बड़ा स्थिर दिखेगा, नजदीक जाकर गहराई से देखिएगा तो आपको करंट फील होगा। बिहार वो भूमि है जहां 10 वर्ष में पूरी राजनीतिक व्यवस्था पीछे बदलती रही है। लालू जी का वर्चस्व 90 के दौर में रहा है, 2000 आते आते लालू जी का वर्चस्व खत्म हो गया। 80 के दौर में कांग्रेस थी, 90 के दौर में लालू थे, 2000 के दौर में नीतीश कुमार हैं, 2010 के दौर में भाजपा मोदी हैं। हर 10 वर्ष में परिवर्तन हुआ, आप उसको देख नहीं रहे। दूसरा, आपने कहा जाति पर वोट पड़ा है, तो आप हमको बताइए इस बार 30 गो सीट मिला है एनडीए को। ज्यादातर लोगों का आकलन है कि नीतीश कुमार का तो नहीं है, मोदी के नाम पर वोट पड़ा है। आप में से जो समझते हैं कि बिहार का हर आदमी जाति पर ही वोट देता है, तो जरा गिन कर बताइए कि मोदी जी के जाति का कितना आदमी बिहार में रहता है? मोदी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? भाजपा का, मोदी का गुनाह ये है कि जिस बिहार को जातिवादी समाज कहकर लोग हंसते हैं, अनपढ़ कहते हैं, हम लोग को बेइज्जत करते हैं, उस समाज ने जातियों से ऊपर उठकर गुजरात के एक लड़के को राजा बनाया। लेकिन मोदी जी ने पिछले 12-15 साल में बिहार के विकास के लिए हमने खुली चुनौती दे रखी है 2 साल से। एक दिन अगर मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक किया हो, काम का छोड़िए, अगर आप लोग सब पत्रकार हैं, आपको भी बता रहे हैं, अगर 12-15 साल में मोदी जी ने, अगर आपने कोई खबर छापी हो कि मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए, बिहार में शुगर मिल चालू करने के लिए, या बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, या बिहार में पलायन रोकने के लिए मोदी जी ने आज बैठक बुलाई है दिल्ली में, आप हमको खबर दिखा दीजिए। और ये सारे प्रयास के बाद हम जन स्वराज का अभियान वापस लेकर एनडीए का समर्थन कर देंगे, आप दिखाइए। लेकिन जिस समाज ने जाति धर्म सब भूल कर मोदी को जिताया, उस मोदी ने बिहार की चिंता नहीं की। जैसे, एक मिनट पूरा समझ लीजिए, बिहार के बर्बादी के जो दोषी हैं वो लालू और नीतीश है, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा ही है। ये क्यों कह रहा हूं मैं? लालू और नीतीश ने बिहार में सत्ता चलाया है। बिहार की जनता ने उनको एक बार जीवन में, लालू जी को 1995 में और नीतीश जी को 2005 में एक ही बार मत दिया। लेकिन लालू जी जंगल राज 15 साल इसलिए चला पाए कि चंद सांसदों के लालच में कांग्रेस के लोगों ने बिहार और बिहार के बच्चों का भविष्य लालू के हाथ में गिरवी रख दिया। और जो गलती कांग्रेस ने की, वही गलती आज भाजपा कर रही है। ये भाजपा वो दल है जो पूरे देश में, इसके लिए हम लोग कहते हैं कि दूसरे का दल को तोड़कर सांसद विधायक खरीद के सरकार बनाता है। बिहार में उसका 80-75 विधायक है, नीतीश का 43 है, लेकिन यहाँ सरकार नहीं बनाया है। यहाँ नीतीश को बैठा दिया है ताकि हमको 12-15 एमपी मिलता रहे। तो भाजपा ने भी वही गलती की है जो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने हम लोग के बच्चों का भविष्य लालू के हाथ में बेचा, भाजपा वाले हम लोग का भविष्य नीतीश के हाथ में बेचे हैं, और परिणाम भी वही होगा। जैसे कांग्रेस सिरे से बिहार में खत्म हो गई, लालू और नीतीश का कुछ भी हो, भाजपा यहाँ सिरे से खत्म हो जाएगी। नेतृत्व ऑलरेडी आप देख रहे हैं, भाजपा बिहार में नेतृत्व विहीन पहले से हो गई है, कुछ नहीं बचा। देखिए किसको बनाए, ये बताइए प्रधान जी, रुकिए। भाजपा के
जो यहाँ अध्यक्ष बने हैं, हम आपको आपके मन से बता रहे हैं, दो छोटे सवाल सुन लीजिए, उसके बाद लेके 1 घंटा बैठे हुए। भाजपा के जो अध्यक्ष बने हैं, बिहार के किसी गांव में चल के खड़ा हो जाए, उसमें से 10% आदमी भी नहीं कह सकता है ये आदमी कौन है। ये भाजपा के नेतृत्व का देखिए स्थिति। जो भाजपा के अभी अध्यक्ष है, उसको बिहार में 10% आदमी पहचानता नहीं है कि आदमी है कौन। अब भाजपा उनके जरिए बिहार सुधारना चाहती है, ये दिखाता है। यही काम कांग्रेस ने किया था, उन्होंने अपने नेतृत्व को खत्म करके लालू के हवाले कर दिया। तो भाजपा ने अपने नेतृत्व को, उसमें भाजपा में भी जो काबिल आदमी है उसको सबको हटा के और ऐसे लोगों को दिया है जो नीतीश का झोला ढोते रहे, उसके पीछे चलते रहे। खान, ये आपकी काबिलियत के पैमाने पर दूसरे नाकाबिल कैसे हो जाते हैं? जी, आपकी काबिलियत के पैमाने पर दूसरे नाकाबिल कैसे हो जाते हैं? हमने तो किसी को नाकाबिल कहा ही नहीं। और नहीं, एक तो निरपेक्ष भाव से तो यही बात जा रही है ना कि आप काबिल लोगों को लाएंगे, यानी जी। अभी तक सत्ता में जो लोग हैं या आते रहे वो नाकाबिल हैं। नहीं। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। और अगर आपकी काबिलियत का पैमाना क्या है, निर्धारण आपने किस ठीक हिसाब बात, से किया? ये अच्छा सवाल है। और दूसरी, उसके साथ दूसरी बात ये कि अगर सत्ता में आने के बाद काबिल लोग नाकाबिल हो जाते हैं तो आपके जन सुराज की क्या गारंटी है? ठीक। और अगर गारंटी नहीं है तो बिहार की जनता एक छल के लिए और क्यों ठीक मजबूर? 3 सवाल आपके जवाब दे रहा हूँ। पहला, इन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि काबिल आदमी को लाएंगे मतलब दूसरा नाकाबिल है। ये बात नहीं है। लकीर बड़ी करने के लिए उस दूसरे को काटना जरूरी नहीं, उससे लंबी लकीर खींची जा सकती है। तो जिसको जन स्वराज का नेतृत्व दे रहे हैं, इसका पहला पैमाना ये है कि उस आदमी को आप जो जन स्वराज का अध्यक्ष बनेगा, यहाँ पर 3 बड़े पार्टियों के 4 बड़े पार्टियों के अध्यक्ष पहले से हैं। भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हैं, जदयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी हैं, आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद जी हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश जी हैं। जन स्वराज का जो अध्यक्ष बनेगा उसको खड़ा कर दीजिए और 5 के सामने उसकी काबिलियत, उसका डिग्री, समाज में नजरिया और किसी भी विषय पर आप उससे बहस करा लीजिए, खुद तय कर लीजिए कि उसमें काबिल कौन है। काबिलियत का पैमाना समाज है। दूसरी बात आपने कही कि ये इसकी क्या गारंटी है कि जन स्वराज का आदमी, अगर काबिल आदमी भी गलत बन जाए। इसीलिए देश में पहली बार, ये घोषणा हमको 2 को करनी है लेकिन आपने सवाल उठाया है, देश में पहली बार किसी राजनीतिक दल ने अपने संविधान में ये लिखा है, राइट टू रिकॉल, कि अगर जो व्यक्ति जन स्वराज के टिकट पर चुनाव लड़ेगा उसको ये एफिडेविट साइन करके देना पड़ेगा लीगली कि जन स्वराज के संस्थापक सदस्य उस विधानसभा क्षेत्र के 1 तिहाई जन स्वराज के संस्थापक सदस्यों ने अगर आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया और फिर वहां वोटिंग हुई और जन स्वराज के संस्थापक सदस्यों में आपने अगर अपना विश्वास खो दिया तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। ये एफिडेविट देने के बाद ही आप जन स्वराज से लड़ पाएंगे। इस बात को हम लोग जन स्वराज अपने संविधान में लिख रहा है। तीसरा और अंतिम सवाल कि जन स्वराज पर भरोसा क्यों करें? ठीक बात है, ये अच्छा सवाल है। जन स्वराज पर भरोसा इसलिए करें कि पहले से जो लोग यहाँ पर हैं वो एक्सपायर मेडिसिन है। आपने उसको जांच लिया, परख लिया, जानते हैं कि ये दवा काम नहीं करती। मान लीजिए कि आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, भगवान न करे, और उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई कि सुधर ही नहीं रही है। डॉक्टर ने दवा दिया, हर तरह का दवा दे दिया, वो सुधर नहीं रहा है। आपने कहा डॉक्टर साहब इससे क्या होगा, अब तो नहीं सुधर रहा। डॉक्टर ने कहा भाई एक नई दवा आई है, उसका पूरा प्रमाण तो नहीं है लेकिन 20% 40% संभावना है ठीक हो सकती है, लेकिन कुछ खतरा भी हो सकता है। आपका अगर आदेश हो, अगर आप सहमत हो तो हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। आप क्या कहिएगा? अपने परिजन को बचाने के लिए आप क्या कहिएगा कि जो 3 दवा जिसको आपने ट्राई कर लिया, जिसका फायदा नहीं हुआ, उसी पर रखिएगा, या कहिएगा कि ना भाई इतना डॉक्टर साहब 20% संभावना है लेकिन नया दवा आया है, इसको ट्राई कीजिए, शायद हमारी किस्मत, दुआ, भगवान का आशीर्वाद, शायद लग जाए। तो जन स्वराज जो 3 जिन दलों से हम लड़ रहे हैं वो एक्सपायर मेडिसिन है। जनता ने उसको 30 बरस देख लिया, परख लिया, जान लिया, ये नहीं सुधार सकता है।
जन सुराज नया प्रयास है, इससे सुधार हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता, लेकिन शायद हो भी सकता है। तो ऊपर वाले की दुआ रही तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता वो रिस्क लेगी। और एक अंतिम बात, हमारा अपना मानना है कि सबके जीवन में कभी न कभी सवेरा आना है। बिहार के 13 करोड़ जनता के भविष्य में भी कभी न कभी तो सुधार भगवान ने, ऊपर वाले ने लिखा होगा। हम लोग तो निमित्त मात्र है। हम तो पहले भी ये हमको समझ थी, हमने पहले प्रयास क्यों नहीं किया? प्रयास हम तब शुरू किए हैं जब ऊपर वाले की मर्जी हुई है। हम 1% है, ऊपर वाला 99% है। मेरा ये विश्वास है कि 13 करोड़ बिहार के लोगों का जीवन भी कभी सुधरना भगवान ने तय किया होगा, और शायद जन सुराज वो निमित्त है, वो रास्ता है जिसके जरिए वो सुधार हो पाएगा। मेरे दो छोटे उनके भी 2 छोटे हैं, आपके भी 2 छोटे हैं। समीकरण की बात हो रही है, अभी भी कहा जाता है कि जो ये जो वोट बैंक है, पूर्णिया रुपौली में चुनाव हुआ है। सबसे ताजा प्रमाण, जनता का प्रमाण ही सबसे बड़ा प्रमाण है। रुपौली में चुनाव हुआ, माई समीकरण की बात करने वाले आरजेडी वालों ने बीमा भारती जी को वहां उम्मीदवार बनाया। रुपौली की स्थिति से जो लोग जानकारी रखते हैं, बीमा भारती जी के अपने जाति के 35-40 हजार लोग उस विधानसभा में रहते हैं। 15,000 MY में वाई समाज के लोग, यादव समाज के लोग रहते हैं, और 45,000 वहां मुसलमान रहते हैं। तीनों मिलाइएगा तो 1 लाख हुआ। और माई समीकरण के जमींदारी का दावा करने वाले लोग, ठेकेदारी करने वाले लोग के कैंडिडेट को 30,000 वोट आया। दूसरा देखिए, एनडीए का अति पिछड़ा तो नीतीश जी के साथ है, तो भैया रुपौली में 1,10,000 अति पिछड़ा है, उनको कितना वोट आया? 50,000। और जीता कौन? उस व्यक्ति, वो आदमी जीता है, हमारा आदमी नहीं जीता है। जन सुराज की बात छोड़ दीजिए, वो आदमी जीता है जिसके जाति का 5-6 हजार आदमी वहां रहता है। और आप लोग कह रहे हैं कि बिहार में माई समीकरण है, सब जाते हैं, पब्लिक सब पागल है। अरे भाई आप ये समझिए, अगर यहाँ सोना और पीतल रख दिया जाए तो आप किसी जाति के यहाँ सोना उठाइएगा कि पीतल उठाइएगा? फर्क बस इतना है कि कोई सोना दिखना चाहिए, आचार से, विचार से, व्यवहार से, कर्म से। अगर आप सोना दिखेंगे तो समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है। कौन नहीं चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा पढ़े? कौन नहीं चाहता है कि उसके बच्चे के शरीर पर कपड़ा हो? कौन नहीं चाहता है कि उसके बच्चे को पलायन नहीं करना पड़े? हाँ, अब ये जिम्मेवारी हम पर है, जन सुराज पर है कि हम वो तप तपाकर सोना दिखे, वो विश्वास अर्जित करें। और मैंने कहा है कि अगर 3 वर्ष में विश्वास अर्जित नहीं कर पाए तो 5 वर्ष चाहे और चलना पड़े, 10 वर्ष प्रयास करना पड़े, हम पीछे नहीं हटने वाले। जब तक समाज को ये विश्वास न दिला दे, तब तक ये प्रयास रुकेगा नहीं। बिहार को सुधारे बगैर मानने वाले नहीं है, चाहे 2 वर्ष लगे कि 10 वर्ष लगे। बोलिए 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 बोलिए। क्या? पीके जियो डीओ क्या होता है? मेरे भाई, बिहार कहाँ से कहाँ सवाल आप करते हैं। हमने दल नहीं बनाया है, हम पूरी बात अपनी बिहार के लिए जो हमने काम। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ में बुलंदी पर थे, जब वहाँ बुलंदी पर थे, 35 वर्ष के उम्र में संयुक्त राष्ट्र संघ में मुकाम हासिल कर लिए, तब हमने उसको छोड़ा और छोड़कर 10 वर्ष जो काम किया, जिसको आप चुनावी रणनीतिकार प्रबंधन करते हैं, 2011 से 2021। और जब हम उस काम में चुनावी प्रबंधन रणनीतिकार जिसको आप कहते हैं, उसमें बुलंदी पर थे, तो 2021 में उस काम को छोड़ दिए। अब मेरा अगले 10 साल का जीवन का एक ही लक्ष्य है, बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराना है। चाहे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। हम देश, दुनिया, विश्व नहीं देख रहे हैं, एक ही चीज देख रहे हैं, बिहार, बिहार की समस्या, बिहार के बच्चे, बिहार की पलायन, बिहार का की अशिक्षा,
और जैसा मैंने आपको कहा, आप चुनाव देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि जब तक ये नहीं सुधरेगा तब तक बिहार में ही प्रशांत किशोर को इसी तरह से प्रयास करते रहना। प्रशांत जी, मेरा दो सवाल है। मेरा दो सवाल है। विपक्ष आप पर कई तरह के आरोप लगाता है, जिसमें से एक आरोप ये है कि जनसुराज कुछ और नहीं बल्कि वन मैन शो है। इस आरोप पर प्रशांत किशोर क्या जवाब देंगे? देखिए, कम से कम विपक्ष वाले या पक्ष वाले आरोप लगाना शुरू तो कर रहे हैं। जब हमने अभियान शुरू किया था तो कहता था ये है कौन, प्रशांत किशोर कौन है। किसी ने हमको व्यापारी कहा तो हमने मंच पर कहा, कैमरे के सामने कहा, हाँ व्यापारी हैं, सामान बेचने आए हैं, अपना विचार बेचने आए हैं, लोगों को माथा पर टोकरी लेकर घर घर घूम रहे हैं, ये विचार बेच रहे हैं कि जाति धर्म नाली गली का छोड़ो, अपने बच्चों की चिंता करो, ये विचार बेचने आए हैं। तो ये तो मान रहा है ना विपक्ष वाला कि प्रशांत किशोर को बेचने आता है। तो हम ये विचार घर घर बेच कर आए हैं कि एक बार जीवन में नेताओं की बच्चों की चिंता छोड़ दो, अपने बच्चों की चिंता कर लो, ये विचार बेचने आए। तो आज अभी पहली बार, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि जो सत्ता में है और जो विपक्ष में है, दोनों के राजनीतिक कार्यकर्ता छोड़कर वहां जा रहे हैं जो अभी दल ही नहीं है। आप इसको जरा आकलन करके देख लीजिए। राजनीतिक कार्यकर्ता तो वहां जाता है जहां सत्ता है या सत्ता आने की संभावना है। जनसुराज अभी दल नहीं है और आरजेडी वाले चिट्ठी निकाल रहे हैं कि भैया लालू जी के समाजवाद का हवाला है, जो दल मत छोड़ो रे भाई, अरे यहीं पर बने रहो। भाजपा वाला, कल हमको एक भाजपा का नेता है, कहा भैया भाजपा का कार्यालय है, बैठे हम लोग हैं, लेकिन चर्चा खाली जनसुराजे का हो रहा है। ये हमारी ताकत नहीं है, ये बिहार के लोगों की 30 बरस की छटपटाहट है। 30 बरस से भाजपा का डर दिखाकर लालू और लालू का डर दिखाकर भाजपा ने जो वोट लिया है, ये उनकी छटपटाहट है कि अब बिहार के लोगों को कोई रास्ता मिल जाएगा तो ये मुफ्तखोरी जो है वो छूट जाएगी, राजनीतिक बंधुआ मजदूर कोई नहीं बचेगा। यही अभियान है और इसीलिए छटपटाहट और घबराहट। प्रशांत जी, एक बड़ा खतरा बनकर उभरे हैं। छोटा सवाल प्रशांत जी, आप एक बड़ा खतरा बनकर उभरे हैं, तो कईयों ने आपको भी संपर्क करने की कोशिश की होगी, तो प्रशांत किशोर के रोज भाई देखिए, कितनों का कॉल आया है, किस-किसका कॉल आया? ऐसा है, प्रशांत किशोर को बिहार में प्रयास करने की जरूरत नहीं है हमको लोगों को संपर्क करने के लिए। देश में कौन ऐसा नेता दल है, आप लोग सब पत्रकार हैं, कौन ऐसा दल और नेता है जो सोचेगा कि प्रशांत, नहीं सोचेगा कि प्रशांत किशोर को अपने साथ रख ले। भाई भूमिका हमको चाहे कुछ भी दे, इतना तो जरूर चाहेगा प्रशांत किशोर हमारे साथ रहे। तो यहाँ जब चुटपुटिया नेता को जिसको 5,000 वोट आ जाता है वो सौदा कर सकता है, तो आपको कैसे लग रहा है कि हमारे पास ऑफर नहीं आ रहा है? हमको लोग प्रलोभन नहीं दे रहे, डर नहीं दिखा रहे, लेकिन हमने जो वादा किया है कि 243 मतलब 243, 242 नहीं होगा। और चुनाव के बाद अगर 130-35 सीट भी आ जाए, ये भी कैमरे पर कहा है, तो प्रशांत किशोर उसको अपनी व्यक्तिगत हार मानेंगे कि मेरे प्रयास में कमी रह गई, हम बिहार को लोगों को नहीं समझा पाए। हमारे लिए आंकड़ा 122 नहीं है, मुकम्मल जीत होनी चाहिए, तभी मानेंगे कि हमारा ये प्रयास सफल हुआ। 130-135 सीट अगर जनसुराज को आया तो प्रशांत किशोर की जनसुराज की इस प्रयास की हार होगी। प्रशांत जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि आपका आकलन बहुत सटीक रहा है, पिछले कई चुनाव में देखा गया है, और आप कहते रहे कि इस चुनाव में बिहार में या तो अर्थ पे या तो फर्श पे जी। तो अभी आपका आकलन क्या है, कितने सीट जनसुराज लेकर आएगी? और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, अगर 10, 15, 20 सीट बच जाते हैं बहुमत से, उस स्थिति में जनसुराज क्या करेगा? फिर से चुनाव में जाने के लिए बिहार की जनता को धकेल देगा? 130 आएगा ना, आप कहे 10-15 तो में रह जाएगा। हमने 15 बढ़ा दिया और पहले इंटरव्यू में बहुमत से 15 ज्यादा आएगा तो भी उसको हम अपनी हार मान लेंगे और आपको मौका दे देंगे कि बना लीजिए। ये कह रहे हैं, आपको स्पष्टता से कह रहे हैं, अर्श पर या फर्श पर। हाँ, अगर हमारे प्रयास की ईमानदारी में, शुद्धता में ताकत है
तो या तो बिहार की जनता अपने और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बदलने के लिए हमको जन सुराज को बैठाएगी, और अगर उसको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, 5 वर्ष की और तपस्या जारी रहेगी। प्रधान जी एक सवाल आपके जवाब से एक सवाल निकल के आ रहा है। आप कह रहे हैं प्रधान जी इधर नहीं, आप कह रहे हैं कि 130 सीट भी आएगा तो हम हार मान लेंगे, सरकार नहीं बनाएंगे। आप बोल रहे हैं ये कहाँ का है दूसरा लाइन? अपने से अपना लाइन मैं उसको अपने इस प्रयास के बिहार को सुधार, देखिए बिहार में सिर्फ सरकार बनने से बिहार नहीं सुधरेगा। आपने बात सुनी नहीं हमारी। बिहार तब सुधरेगा जब यहाँ 5000 अच्छे लोग मुखिया बनेंगे। बिहार तब सुधरेगा जब यहाँ पर 50,000 अच्छे लोग वार्ड सदस्य बनेंगे। बिहार तब सुधरेगा जब यहाँ 200-250 अच्छे विधायक बनेंगे। सिर्फ सरकार बदलने से, मुख्यमंत्री बदलने से बिहार नहीं सुधर सकता है। इस नजरिए से मैं कह रहा हूँ कि अगर 130 सीट आया, इसका मतलब है कि आधी बिहार की जनता भी हमसे इस विचार से, इस प्रयास से कन्विंस नहीं हुई। उस नजरिए से ये हार हुई। तो हमको और प्रयास, कम से कम 2/3 बिहार की जनता को इस प्रयास की शुद्धता और ईमानदारी पर भरोसा जब तक न हो, तब तक प्रशांत किशोर का ये प्रयास जारी रहेगा, तभी सुधार होगा। सिर्फ सरकार बनाने से सुधार नहीं होगा। शुरुआत किया तो आपको बताया कि दल होगा, तो आप कहे कौन होगा? हम बोले जन सुराज होगा। फिर बोला दल का नेता कोई होगा, हमसे काबिल होगा। तो आपने फिर पूछा कौन होगा? तो हमने कहा हमसे काबिल होगा 2 तारीख, उसका नाम चेहरा देख लीजिएगा। फिर आपने कहा कि आपका एजेंडा क्या होगा? तो हमने आपको कहा गांधी मैदान से जारी करेंगे, उसको पढ़ के संतोष कर लीजिएगा। उसके बाद जारी ये भी करेंगे कि सीएम कौन होगा। एवरेस्ट पर चढ़ना है, एक कदम भी चढ़ना पड़ेगा। एक ही बार रस्सी बांध कर एवरेस्ट पर नहीं पहुंच सकते हैं। पहुंचने की कोशिश कीजिएगा, गिर जाइएगा, रास्ते में खराब होगा। आपको कुछ नहीं समझ है। इनका जरा सवाल सुनिए। इन्होंने कहा कि फ्लड की समस्या सबसे बड़ी विभीषिका है। सबसे बड़ी विभीषिका यहाँ के लोगों की मानसिकता है। सबसे बड़ी विभीषिका यहाँ से पलायन है। अब बाढ़ पर आ जाइए। अगर आप ध्यान से देखेंगे 50% यहाँ जमीन ऐसी है बिहार में जहाँ फ्लड क्या रिस्क है। 30% जमीन ऐसी है जहाँ परमानेंट जल जमाव है, और करीब 25 से 27% ऐसी जमीन है जहाँ सूखा है। अगर आप बिहार को भौगोलिक तरीके से देखेंगे तो जो उत्तर के तराई वाले जिले हैं, चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये जो ऊपर के तराई वाले एरिया हैं, यहाँ पर बाढ़ और बाढ़ के साथ साथ नदियों के कटाव का मामला है। जो मध्य के जिले हैं